गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का जो लेक्चर चल रहा था, क्लास 9th के फिजिक्स का साउंड चल रहा था। साउंड का आज हम लोग डिस्कस करेंगे दूसरा लेक्चर। आज हम लोग साउंड का दूसरा लेक्चर डिस्कस करेंगे और आज के क्लास को आप सुनेंगे। आज बहुत ही बेहतर और इम्पोर्टेंट टर्म्स आज आपको डिस्कस करने हैं। आपको याद होगा कि आपको आज आप हेडिंग दीजिए सबसे पहले नोट, और आज के क्लास को सुनिए बेहतर तरीके से। आपको याद होगा कि आपको बताए थे कि आपको इक्वेशन इस रूप में दिया जाएगा, y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स। याद होगा, जहाँ पे a क्या है? a है आपका एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड को हिंदी में आप क्या कहते हैं? आप कहते हैं आयाम। ओमेगा क्या है? ओमेगा है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कोणीय बेग या कोणीय आवृत्ति। कोणीय बेग या कोणीय आवृत्ति। ओके, के क्या है? तो के को बताए थे वेव नंबर, तरंग की संख्या, वेव नंबर, वेव नंबर। ओके, और के का रिलेशन आप एक याद रखिएगा, ये होता है 2 पाई बाई लेमडा। के का रिलेशन के बराबर क्या है? 2 पाई बाई लेमडा। इस रिलेशन को आप याद रखेंगे, के बराबर क्या है? 2 पाई बाई लेमडा। इतना कुछ आप जान गए। आप देखिए, इसको जल्दी से आप एक बार बढ़िया से देखेंगे और सुनेंगे। अब इस पे सवाल कैसे पूछेगा, क्या करेगा? आपको क्या करेगा? इस पे सवाल कैसे पूछता है, जरा ये देखिएगा। आपके सामने क्या करेगा? आपके सामने क्या करेगा कि इक्वेशन दे देगा। आपके सामने क्या करेगा? इक्वेशन दे देगा। इक्वेशन दे दिया। आपके सामने क्या करेगा? इक्वेशन दे देगा। फ्यूल भर लेते हैं। ओके, इक्वेशन दे दिया, बाकी सब कुछ पूछेगा आपसे। जैसे एक क्वेश्चन है आपके लिए, y इक्वल टू 5 साइन 100 पाई टी प्लस 20x, ऐसा दिया हुआ है 20x। तब बोला देन फाइंड एक नंबर में a, 2 नंबर में ओमेगा, 3 नंबर में k, 4 नंबर में f, 5 नंबर में लेमडा। ये सब कुछ आपसे पूछेगा। 6 नंबर में भी देखिए सब कुछ आपसे पूछेगा। आप तैयार होइए सब कुछ निकालने के लिए। एम्पलीट्यूड, कोणीय आवृत्ति, वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, तरंग दैर्ध्य, और ये क्या है? वेलोसिटी। आप देखिए, सबसे पहली बात आप एक बात समझिए, आप सॉल्यूशन में लेके चलते हैं। आपको समझना है कि यहाँ जो शुरू में होता है ना, शुरू में जो होता है उसी को बोलते हैं आयाम। तो 1 नंबर का आंसर आयाम कितना हो गया? आयाम का मतलब ए कितना हो गया? ए हो गया 5 मीटर। यहाँ पे दिया रहेगा कि मीटर में है कि मिलीमीटर में। आप देखिए, टी के बगल में जो होता है वो है ओमेगा। तो ओमेगा बराबर कितना हो गया? 100 पाई निकल गया। उसके बाद एक्स के जो बगल में होता है उसको बोलते हैं के। तो तीसरे नंबर में के बराबर हो गया 20। ओके, आप देखेंगे एफ निकालना है, 4 नंबर में एफ। हम आपको बताए थे कि ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। तो एफ बराबर क्या हो गया? ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा कितना है? 100 पाई बटा में कितना हो गया? 2 पाई। पाई पाई कट गया, कितना हो गया? 50 HZ। ये समझिए आप, कितना हो गया? 50 HZ। भारतीय जो एसी है, इंडियन जो एसी है, मतलब अल्टरनेटिंग करंट है, उसका जो आवृत्ति होता है वो यही होता है 50 HZ। तो आपको फ्रीक्वेंसी बता दिए। अब लेमडा, आपको अभी हम समझाए थे कि के बराबर होता है 2 पाई बाई लेमडा। तो यहाँ से लेमडा बराबर क्या होगा? 2 पाई बाई के। अब बताइए 2 पाई, के कितना है सर? के कितना है? के है 20। तो ये बन जाएगा 2 पाई बटा 20, मतलब पाई बटा 10। इसका मतलब 0.314 मीटर भी। उसके बाद निकालना है आपको 6 नंबर में भी। आपको क्या बताए थे? भी बराबर क्या होता है? एफ लेमडा। एफ कितना है? एफ कितना है? 50। लेमडा कितना है? 0.314। ये अगर इसको सॉल्व कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा वेलोसिटी। ऐसा सवाल आपके सामने खूब पूछेगा। एक सवाल हम और पूछते हैं आपसे, इसको आप सॉल्व करके दिखाइए। आपको दे दिया y बराबर 10 मीटर साइन 50 पाई टी प्लस 20 या 10x, ऐसा दे दिया। सबसे पहली बात, तब पूछता है कि फाइंड मतलब ज्ञात करिए। 1 नंबर में a, 2 नंबर में ओमेगा, 3 नंबर में के मतलब वेव नंबर, 4 नंबर में फ्रीक्वेंसी, 5 नंबर में लेमडा, और 6 नंबर में कौन चीज? भी। चलिए सेम टू सेम सॉल्यूशन। ए कितना हो गया? 10 मीटर।
ये समझ रहे हो, समझ रहे हैं? एक किसको कहते हैं? जो साइन के बगल में रहता है ना, यहाँ यहाँ साइन के पूरे बगल, ये यहाँ पे जो होगा ना उसको आयाम कहते हैं। उसके बाद टी के बगल में जो होगा उसको ओमेगा। तो ओमेगा कितना हो गया? टी के बगल में कितना है? 50 पाई। तो ये हो गया 50 पाई। ये किस में होता है? ये होता है रेडियन पर सेकेंड में। ओके, तीसरे नंबर पे है के। के बराबर, के किसको कहते हैं? जो एक्स के बगल में होता है। तो कितना हो गया? 10। ठीक है। और ये जो वेव नंबर है इसका मात्रक होता है पर मीटर। इसको समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे घुमा के पूछ देगा। के बराबर क्या सिखाए फॉर्मूला? 2 पाई बाई लेमडा। तो ऊपर में तो कांस्टेंट है 1, नीचे में लेमडा क्या है? तरंग दैर्ध्य, तो 1 बाई मीटर। इसी को बोलते हैं हम लोग पर मीटर। इसका यूनिट होता है क्या? पर मीटर। यूनिट क्या होता है? के का तरंग संख्या, जो वेव नंबर है उसका मात्रक क्या होगा? पर मीटर। नेक्स्ट, अब जरा समझिए, के निकल गया। के बाद है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या सिखाए? ओमेगा बाई 2 पाई। ओमेगा हो गया 50 पाई है, नीचे में 2 पाई, कट गया 50 दूना 25, ये हो जाएगा 25 HZ। उसके बाद क्या होगा? एफ निकाल दिए, लेमडा। के बराबर सिखाए 2 पाई बाई लेमडा। तो लेमडा बराबर हो जाएगा 2 पाई बाई के। कितना हो गया? 2 पाई। के का वैल्यू कितना है? 10। तो ये हो जाएगा, कितना निकल जाएगा? 2 पंचे 10, 3 पाई बाई 5। और इसका यूनिट होगा ये मीटर, क्योंकि लेमडा है ना, लेमडा का मात्रक मीटर। भी बराबर क्या सिखाए? एफ लेमडा। एफ कितना है? एफ है 25। लेमडा कितना है? लेमडा है पाई बटा 5, 25 25, कितना हो गया आंसर? 5 पाई। 5 पाई और वेग है, वेलोसिटी है, तो मीटर पर सेकेंड। इस प्रकार का सवाल यदि आपसे पूछ दे तो उसमें से आपको इतना चीज निकलता है। इसमें से आप जब आप एसएससी में जाओगे तो 1 नंबर का सवाल रहता है तो कोई एक चीज आपसे पूछेगा। इसमें ये 6-7 प्रकार का सवाल बन सकता है, तो इसमें से कुछ भी एक वो चीज आपसे पूछेगा और हमें लगता है कि आप उस सवाल को बना पाएंगे। ओके, नेक्स्ट ये था कि वेव पर सवाल किस तरीके से उठा सकता है, किस तरीके से बना सकता है। ये इस प्रकार का सवाल आज हम आपको समझाए। नेक्स्ट, अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। जब हम आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले आज हम आपको समझाएंगे, सबसे पहले समझाएंगे दूसरा स्टार, वो है मैक नंबर। दूसरा न्यूमेरिकल से यहाँ से बनता है। नोट 2 दीजिए आज का, नोट 2। तो इसमें हेडिंग दीजिए आप मैक नंबर। मैक नंबर, ये जो मैक नंबर है ये साइंटिस्ट का नाम है मैक, और उन्होंने आविष्कार किया मैक नंबर। ये मैक नंबर रियल में बना क्यों? मैक नंबर बनाने का मेन मकसद था, जैसे कि 10th में आप पढ़े होंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक क्यों बना है? अपवर्तनांक बना है कि 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग को आप किस तरीके से कंबाइन कर सकते हैं। 2 अलग अलग माध्यम में प्रकाश के वेग को आप कैसे एक दूसरे के साथ जोड़ सकते हैं, उसी के लिए आपने एक नया फिजिकल क्वांटिटी बनाया और उसका नाम क्या दिया? अपवर्तनांक। उसी प्रकार 2 अलग अलग माध्यम में आप ध्वनि के वेग को किस तरीके से जोड़ेंगे, उसके लिए क्या है? मैक नंबर। इसका मतलब समझिएगा, मैक नंबर बराबर होता है माध्यम में, इसको ऐसे लिखिए, किसी माध्यम में वेग या किसी माध्यम का वेग बटा ध्वनि का वेग। समझिए इस बात को। इसका फॉर्मूला है किसी माध्यम का वेग बटा ध्वनि का वेग, उसी माध्यम में ध्वनि का वेग। अब जैसे ध्वनि का जो वेग है वो 22 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का जो वेग है वो एक रफ स्केच आपको बताते, ये आगे हम पढ़ाएंगे आपको। 22 डिग्री सेल्सियस पर, वैसे रूम का जो ताप होता है, रूम टेम्परेचर, वो 25 डिग्री सेल्सियस माना जाता है। जल्दी से नोट लिखिए बगल में, रूम का टेम्परेचर कितना माना जाता है? 25 डिग्री सेल्सियस। रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस। 22 डिग्री सेल्सियस पर जो ध्वनि का वेग होता है, ध्वनि का वेग जो होता है वो होता है 344 मीटर पर सेकेंड। इसको थोड़ा सा अगर दिमाग कहीं खाली है तो इसको डाल दीजिए, ठीक? आप समझिए। अब मैक नंबर रियल में क्या है? मैक नंबर 2 अलग अलग माध्यम में वेग को एक दूसरे से संबंधित करता है। दूसरी बात,
एक ऑब्जेक्टिव लिखिए, मैक नंबर वेग का मात्रक माना जाता है। मैक नंबर वेग का मात्रक माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना लाइन बोल रहे सब एक पर एकदम धुआंधार। चलिए, मैक नंबर वेग का मात्रक माना जाता है। अगला क्वेश्चन समझिए। अब यदि मैक नंबर 1 से अधिक है, सुनिए अच्छे से, अगर मैक नंबर 1 से अधिक है, फिर से, अगर मैक नंबर 1 से अधिक है, इसका मतलब किसी माध्यम का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है। अर्थात इस माध्यम में जो वेग है वो ध्वनि के अरे अधिक में कम से भाग दीजिएगा तब ना 1 से अधिक आएगा। अगर मैक नंबर को हम लोग m से चलिए लिख देंगे, तो अगर मैक नंबर ध्वनि के वेग से अधिक होगा, अगर किसी माध्यम में वेग, जैसे कि हम ये पेन फेंक दिए, पेन का वेग है 350 मीटर पर सेकेंड, तो ऊपर में हो गया 350 और नीचे में कितना 344, तो 350 में 344 से भाग देंगे तो 1 से बड़ा आएगा, 1 से बड़ा आएगा। इसका समझिएगा, इसका मतलब यदि मैक नंबर ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब है कि माध्यम का वेग ध्वनि के वेग से क्या है, अधिक है। ठीक है, अब ये लाइन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये लाइन है जो बोल रहे हैं। मैक नंबर अगर 1 से अधिक है तो उसको कहते हैं सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे, सुपरसोनिक। सुपरसोनिक का मतलब होता है जैसे कि सुपरसोनिक जेट को कहा जाता है, ऐसा विमान बनता है, ऐसा बहुत सारा सैटेलाइट बनता है जो ध्वनि के वेग से अधिक, ध्वनि के वेग से ज़्यादा वेग से मूव करे। जैसे कि आपकी कार 350 मीटर पर सेकेंड, बहुत हो गया, मर जाएगा लोग, 350 मीटर पर सेकेंड के वेग से अगर आप चला दिए तो उसको बोलेंगे सुपरसोनिक। क्या हो गया, सुपरसोनिक। अगर किसी वस्तु का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है तब उस वस्तु को कहा जाता है सुपरसोनिक। क्या बोलेंगे उसको, सुपरसोनिक। अब सुनिए दूसरा स्टार, यदि मैक नंबर ग्रेटर देन 5 हो जाए, जुलूम हो जाएगा, तब उसका नाम है हाइपरसोनिक। क्या नाम है उसका, हाइपरसोनिक। क्या नाम है, बोल रहे उसका क्या नाम है, हाइपरसोनिक। ओके। तीसरा, अगर बाय द वे मेरे प्यारे घोड़ेलाल, अगर 1 से कम हो जाएगा, कौन सी का नंबर, संख्या, मैक नंबर 1 से कम हो जाएगा, मैक नंबर 1 से कम होगा, उसका नाम है सबसोनिक। क्या नाम है उसका, सबसोनिक। का मतलब हो गया कि उस वस्तु का वेग ध्वनि के वेग से कम होगा। आपका वेग क्या होता है, दौड़ते हो तो 10 किलोमीटर पर घंटा या 20 किलोमीटर पर घंटा, 50 किलोमीटर पर घंटा, ध्वनि का वेग 344 मीटर पर सेकेंड, मतलब बहुत कम है। तो हम लोग जो चलते हैं, हमारी कार, हमारा बाइक, हमारी स्कूटी, हम लोग जो दौड़ते वोड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उसमें क्या है, हम लोग क्या है, सबसोनिक है। हमारा मैक नंबर क्या होगा, 1 से अधिक होगा। तो इसका मतलब मैक, हाँ 1 से कम होगा, अरे अधिक होगा, जुल्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, मैक नंबर से आप क्या करते हैं, किसी दूसरे माध्यम में प्रकाश का वेग या किसी दूसरे माध्यम का वेग ध्वनि की तुलना में कितना अधिक है या कितना कम है, उसका पता लगाते हैं। किस नंबर से, मैक नंबर से। ये बात समझा, आपका दिल ये बात समझा, 100% समझा होगा। ओके, तो इसका मतलब है मैक नंबर 1 से अधिक है तो माध्यम का वेग ध्वनि के वेग से अधिक है। मैक नंबर 5 से अधिक है तो उसको बोलेंगे हाइपरसोनिक। 1 से अधिक है तो सुपरसोनिक। मतलब 1 से लेकर के 4.999 तक सुपरसोनिक। अगर पूछ देगा कि बताइए m का वैल्यू 3.5 है, वो कौन सा है, सुपरसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक। अगर मैक नंबर 5.2 हो जाए तो कैसा होगा, हाइपरसोनिक। अगर मैक नंबर 0.5 है बोल तो कैसा होगा, सबसोनिक। क्लियर हो गया। बहुत सुंदर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। हम मिटा रहे हैं। अब अगर कुछ बुरा लग जाए तो माफ़ करिएगा। चलिए जल्दी से आप भी जल्दी नोट करिए। जल्दी नोट क्या करें, आप भी मिटा रहिए। चलिए आगे बढ़िए, हम लोग मिटा लिए, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब सुनिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को सुनिए। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्वनि का वेग, वेलोसिटी ऑफ साउंड। एकदम अच्छे से समझिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी ऑफ साउंड, ओके। हेडिंग दीजिए, प्यार से हेडिंग दीजिए, प्यारा सा हेडिंग है वेलोसिटी ऑफ साउंड। सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम ठीक। तो आज का कहानी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, ध्वनि का वेग। चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहली बात कि ध्वनि का एक लाइन लिखिएगा, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में,
तथा सबसे कम गैस में, सबसे कम गैस में। इस नोट को लिखिए और 2-3 बार इसको पढ़िए। ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में। फिर से, ध्वनि का वेग सबसे अधिक ठोस में, उससे कम द्रव में, सबसे कम गैस में। ओके, सुनिए अब, ठोस में सबसे अधिक, और वो होता है एल्यूमिनियम में। किस ठोस में सबसे अधिक होगा? एल्यूमिनियम में। और ये होता है लगभग 5100 मीटर पर, लगभग। ये अलग अलग बुक में अलग अलग डेटा हो सकता है, वो हम एक रफ स्केच लिखते हैं, उसमें कोई कमेंट नहीं। उसके बाद द्रव में सबसे अधिक होता है समुद्री जल में। समुद्री जल में लगभग ये आपको मिलेगा, लगभग ये मिलेगा आपको 1200 मीटर पर सेकेंड, लगभग मिलेगा 1200 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और गैस में जो गैस में क्या होता है? सबसे कम होता है, और गैस में सबसे कम होगा, और सबसे कम होता है क्लोरीन में, क्लोरीन गैस में। लेकिन क्लोरीन गैस से हमको नहीं है मतलब, हम लोगों को मतलब है हवा में। हवा भी क्या है? एक प्रकार का गैस है। और हवा में जो ध्वनि का वेग है वो आप ये याद रखेंगे 332 मीटर पर सेकेंड। सबसे अधिक किस में होगा? ठोस में। किस ठोस में सबसे अधिक? एल्यूमिनियम। उससे कम समुद्री जल। सब द्रव में जो है वो कम होगा, लेकिन सबसे अधिक द्रव में किस में होगा? समुद्री जल में। और उसके नीचे किस में होगा? गैस में। हवा भी गैस है, और हवा में कितना होगा? 332 मीटर पर सेकेंड। तो ये था अलग अलग माध्यम में ध्वनि का वेग कितना कितना होता है। अब सवाल ये उठेगा कि ध्वनि के वेग को मापा किसने? ध्वनि के वेग को मापा किसने? अब ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्वनि के वेग को मापा किसने? देखेंगे, एक साइंटिस्ट है जो हर तरफ उंगली करता है, उसको जानते होंगे, न्यूटन। कहीं भी घुस जाएगा, थोड़ा सा जगह दीजिए घुस जाएगा, घुस गया, इसमें भी न्यूटन। देखेंगे ध्वनि के वेग को सबसे पहले नोट देंगे। अब अगला नोट दीजिए आज, नोट 1, ध्वनि का वेग सबसे पहले न्यूटन ने मापा। न्यूटन ने मापा ध्वनि का वेग सबसे पहले न्यूटन ने मापा। ओके, अब देखिए उसका वेलोसिटी क्या था? उसके वेलोसिटी का फॉर्मूला था √k/ρ। फॉर्मूला को प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं है, ये नीट के बैच में हम प्रूफ करते हैं। आपको आपके सिलेबस में यहां तक सवाल आते आते सवाल दम तोड़ देगा, सवाल दम तोड़ देगा। इसीलिए इस सब बात को लेकिन समझिए, आप समझिए। भी क्या है? यहाँ भी ध्वनि का वेग है। के क्या है? के है आपका आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। आयतन प्रत्यास्थ गुणांक, इसी को बोलते हैं आयतन प्रत्यास्थ गुणांक। और रो है घनत्व। रो क्या है? घनत्व। समझिए, तो ध्वनि का वेग जब न्यूटन साहब माप रहे थे, इसमें हर लाइन में क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव, हर लाइन में कोई भी लाइन बिना क्वेश्चन का नहीं है। और सब क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में टकराएगा, आज नहीं तो कल। तो सब जब ध्वनि का वेग न्यूटन साहब, ये कौन माप रहे हैं अभी? न्यूटन साहब जब ये माप रहे थे, तो वो जो, जैसे हम क्या बोले कि ध्वनि जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में आगे बढ़ता है। याद है? संपीड़न और बेड़लन के रूप में। मतलब पहले दबेगा फिर खुलेगा, फिर दबेगा फिर खुलेगा। न्यूटन ये बोला कि ये जो दबने और खुलने का जो प्रोसेस होता है वो आइसोथर्मल होता है। आइसोथर्मल का मतलब समतापी। समतापी का मतलब टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट और सेम। क्या बोल रहा है? ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में जो ध्वनि आगे बढ़ती है, कौन बोल रहा है इस बात? बोल मत दीजिएगा, आनंद सर बोल रहे हैं, न्यूटन साहब बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? ये जो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन के रूप में आगे बढ़ती है, वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन, जैसे अगर उसको आप दबाओगे, जैसे आपने किसी चीज़ को दबाया तो उसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। आपने उसको खींच दिया, उसका टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। अब सवाल ये उठा कि न्यूटन ये बोला कि नहीं, ये कंप्रेशन रेयरफैक्शन इतना जोर से होते रहता है कि टेम्परेचर बढ़ने घटने का मौका नहीं मिलता है, और टेम्परेचर जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। अब सवाल ये उठेगा कि अब एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि न्यूटन जो है वो कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को क्या मानते हुए वेलोसिटी निकाला? समतापी।
समतापी को हिंदी में क्या बोलेंगे? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल। तो इसका मतलब देखिएगा, न्यूटन साहब ने कंप्रेशन का मतलब संपीड़न, एंड रेयरफैक्शन का मतलब विदलन को आइसोथर्मल मानकर, आइसोथर्मल का मतलब क्या हो गया? समतापी मानकर वेग ज्ञात किया। गजब का लाइन है सर, करोड़ों का लाइन है, 1 टका देते नहीं हो, करोड़ों का नहीं रहेगा। तो न्यूटन साहब ने क्या किया? कंप्रेशन और रेयरफैक्शन को क्या मान लिया? आइसोथर्मल माना, और वो क्या ज्ञात किया? वेग ज्ञात किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोल क्या रहा है? न्यूटन जो है वो कंप्रेशन का मतलब संपीड़न, रेयरफैक्शन का मतलब विदलन को क्या मान लिया? आइसोथर्मल, और तब क्या ज्ञात किया? वेग ज्ञात किया। इसका तब वो क्या देखा कि इस कंडीशन में जो K होता है ना, वो P के बराबर होता है। P का मतलब दाब। K किसके बराबर होता है? P के बराबर होता है। अब गौर कीजिएगा, तो अब ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रूट अंडर K के जगह पे क्या रख देंगे? P बटा रो। ठीक है, अब एकदम स्थिर रहेंगे सब लोग। तो P क्या है? P क्या है? P प्रेशर है। प्रेशर मतलब दाब। कौन सा दाब? ये है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब कोई बताएंगे कितना होता है वायुमंडलीय दाब? ये होता है 1 पास्कल। 1 पास्कल, और 1 पास्कल बराबर जानते हैं कितना होता है? 1.01 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1.01 या 10⁵ न्यूटन पर मीटर। इसको आप याद रखिए, दाब कितना हो गया? 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब जरा हाँ, और एक चीज, हवा का घनत्व कितना होता है? कोई बताइए जरा। हवा का घनत्व रो बराबर होता है 1.29 है यहाँ, 1.29 kg पर मीटर क्यूब। ये घनत्व का मात्रक है, इसको भी रटिए, kg पर मीटर क्यूब। 1.29 kg पर मीटर क्यूब। हवा का घनत्व कितना हो गया? 1.29 kg पर मीटर क्यूब। यस कि नो? एकदम यस, ठोक के बोलिएगा। चलिए अब जरा मेरी मदद करिए, आप तो बड़ी ठोक के बोलते हैं भाई। चलिए मदद करते हैं। P कितना? 1.01। मशीन है, मशीन कैलकुलेटर खोलिए, एक बार खोलिए, फोन में खोलिए। 1.01 10⁵ बटा रो कितना है? रो 1.29। ओके, चलिए अब यहाँ पे सवाल ये उठा, गौर करेंगे, इसको ऐसे लिखते हैं 1.01, इसमें से एगो 10 ले लिए, बच गया कितना? 10⁴ बटा में कितना? 1.29। चल आगे बढ़ते हैं। देखेंगे दोनों का, नीचे आ जाते हैं, यहाँ नीचे लेके आते हैं, दोनों का दशमलव खत्म। ऊपर में भी 2 अंक के बाद दशमलव, नीचे में भी 2 अंक के बाद दशमलव। खत्म कर सकते हैं। लगता है गणित समझ रहा है बच्चा पार्टी। 129 10 से गुना कर दिए तो एगो 0 बैठा दें। अब सुन 4 बाहर निकलेगा रूट के, तो बच जाएगा 10⁵2 मीटर पर सेकेंड। नहीं समझिएगा? 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2। तो 10⁴ है, वर्गमूल में से निकलेगा बाहर तो कितना बचेगा? 10⁵2 बचेगा। चल 10 में 129 से भाग कर। हाँ, कितना आ गया? 7.8 हो गया, इतना रख लेते हैं। ठीक है, इंटू 10⁵ कितना हो गया? 2 मीटर पर सेकेंड। नीचे तक दिख रहा है सभी जन? एक मजा आ गया, नीचे तो बेसिए दिखने लगा है आजकल। हाँ ओके, चलिए अब ठीक है, बढ़ते हैं आगे। 7.8 का जब रूट निकालिएगा तो ये आएगा 2.8 गुना 10⁵2 मीटर पर सेकेंड। ये 10⁵2 का मतलब कितना हो गया? 100 गुना 2.8 बोल तो कितना होगा? 280 मीटर पर सेकेंड। इस चीज को, ये जो हम कैलकुलेशन करवा रहे थे, आपको क्या लगा कि मास्टर तो इसलिए पढ़ा रहे हैं? ये क्वेश्चन है, हॉट क्वेश्चन है। आपसे पूछेगा न्यूटन ध्वनि का वेग कितना मापा? 280 मीटर पर सेकेंड। याद रखना पड़ेगा, ये मत समझिए सवाल था आंसर आ गया 280। वो नहीं है, ये सवाल थोड़ी है। सवाल होता तो हम थोड़ी करते। न्यूटन कितना बताया ध्वनि का वेग? जरा बताइए। 280 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ अगला स्टार लिखिए। न्यूटन ने ध्वनि का वेग
ध्वनि का वेग कितना बताया, 280 मीटर पर सेकेंड बताया। तीसरा हॉट क्वेश्चन, कितना बताया, 280 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जब ध्वनि को मापने वाला जो मशीन होता है, उस मशीन से जब ध्वनि को मापा गया तो पता चला कि वो लगभग 332-34 के आसपास है। कहाँ 280 और कहाँ 332। क्या ये 332, अभी ध्वनि का वेग कितना लिखा है बीच बीच में, लगभग 332, 334, 344 ये सभी, तो लगभग 330, 340 के आसपास। 280 कभी भी 340 के आसपास नहीं हो सकता। इतना बड़ा डिफर होने के कारण न्यूटन के लॉ को लोगों ने थोड़ा सा डिस्कार्ड किया, मतलब मानने से इनकार किया। ठीक है, मानने से इनकार। और एक बात जान लीजिए, सांड जैसे साइंटिस्ट थे ये, इसको गलती कहना या इसके सामने आंख उठा लेना इतना आसान किसी का नहीं था। ठीक है, और जान लीजिए पहले हम लोग जहाँ के गुलाम थे ये वहीं के साइंटिस्ट हैं। कहाँ के? पहले हम लोग जहाँ के गुलाम थे ये वहीं के साइंटिस्ट हैं। बताइए कहाँ के? इंग्लैंड के। ठीक है, तो न्यूटन साहब हमारे यहाँ के नहीं है, वो इंग्लैंड के हैं। ठीक है, मतलब यूरोपीय कॉन्टिनेंट के ये साइंटिस्ट हैं। कौन? न्यूटन साहब। अभी तक बात कर रहे थे कि आप इसको लिख लिए, लिख लिए। अब एक साइंटिस्ट आए, बोले कि महाशय थोड़ा सा इसमें नहीं पुड़ रहा है, तो सोचे कि थोड़ा सा एक बार कैलकुलेशन को चेक करते। इन्हें कह रहा है ये गलत है, थोड़ा सा निवेदन था कि थोड़ा चेक करते, अगर हो सकता है कुछ ऊपर नीचे तो सही कर देते। और ये कहने का हिम्मत किया लेप्लास साहब। कौन किया? लेप्लास साहब। अब दीजिए नोट नंबर 2 और हेडिंग दीजिए लेप्लास करेक्शन। देखिए हेडिंग क्या है, हेडिंग का नाम है लेप्लास करेक्शन। हेडिंग का नाम है लेप्लास करेक्शन। मतलब क्या, लेप्लास आके थोड़ा सा मदद करना चाहता है, वो करेक्ट करना चाहता है, दूसरा फॉर्मूला देने की हिम्मत नहीं किया है। बोला कि महोदय आप तो इतने बड़े लोग हैं ही, थोड़ा सा हम लोग का बात सुन लीजिए, कुछ होने वाला है तो कर दीजिए। कौन बोल रहा है? लेप्लास। तो आज नोट 2 में दीजिए, नोट 2 में अब हेडिंग है लेप्लास करेक्शन। लेप्लास करेक्शन मतलब ध्वनि का वेग अब कौन मापने आया? लेप्लास। साइंटिस्ट का नाम है, मेरा नाम नहीं है, मेरा नाम है आनंद सर। ठीक है, ये लेप्लास साहब है, एक दूसरे साइंटिस्ट जो क्या करने आए, ध्वनि के वेग को ठीक करने आए। न्यूटन क्या बोला फॉर्मूला? न्यूटन क्या बोला? रूट अंडर के बाई रो, यही था ना फॉर्मूला न्यूटन का। क्या सोच के बोला? ये बोला आइसोथर्मल होगा। आइसोथर्मल का मतलब समतापी, मतलब टेम्परेचर क्या होगा? हमेशा समान होगा। लेकिन लेप्लास आके बोला कि महोदय यहीं पे गलती है, यहीं पे गलती है। वो जो है ना महोदय, वो जो है ये प्रोसेस, ये आइसोथर्मल नहीं है। लेप्लास कह रहा है, क्या समझिए, न्यूटन साहब ये दिया फॉर्मूला कि क्या मान करके? आइसोथर्मल। ये बोल रहा है कि लेप्लास की सर यहीं तो थोड़ा सा गलती है, बंधु नहीं महोदय, कि सर यहीं तो गलती है। और गलती ये है कि ये प्रोसेस जो चाहे कितनों तेजी से, मतलब कंप्रेशन और रेयरफेक्शन कितनों तेजी से हो, थोड़ा बहुत सर कंप्रेशन के समय हीट निकलता है और रेयरफेक्शन के समय हीट जाता है। मतलब हीट का इसमें ट्रांसफर, मतलब लेन देन होता है। अगर हीट का ट्रांसफर और लेन देन होता रहेगा तो उस प्रोसेस का नाम है एडियाबेटिक। तो लेप्लास क्या माना? तो लिखेंगे लेप्लास ने प्रोसेस को क्या माना? वो माना एडियाबेटिक प्रोसेस। क्या मान रहा है? एडियाबेटिक प्रोसेस। इसका हिंदी एक बार चेक कर लीजिए क्या होता है एडियाबेटिक प्रोसेस। अभी हमको याद नहीं आ रहा है। लेप्लास ने प्रोसेस को क्या माना है? एडियाबेटिक माना है। एडियाबेटिक का मतलब देख लेंगे, हमको याद आ जाएगा तो हम बता देंगे बीच में। एडियाबेटिक माना। अब एडियाबेटिक जब माना तो उस समय वो क्या बोल रहा है वो देखिए। वो बोला कि न्यूटन के अनुसार जब सॉल्व किया तो के बराबर क्या आया था? पी। के बराबर क्या आया था? पी। किस प्रोसेस के तहत? आइसोथर्मल मानकर। लेकिन लेप्लास ने कहा, लेप्लास के अनुसार, लेप्लास बोले कि सर ये जो के का मान है ना सर, ये पी नहीं आएगा, ये गामा टाइम्स पी आएगा। गामा टाइम्स पी आएगा। गामा को नहीं हम बताएंगे, गामा टाइम्स पी आएगा। अब ये क्या मान करके, क्या लेप्लास क्या माना है प्रोसेस को? एडियाबेटिक माना है प्रोसेस को। अब गामा क्या है? गामा को बोलते हैं सीपी बाई सी भी। गामा को बोलते हैं सीपी बाई सी भी। मतलब गामा जो है वो जब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे तो वहां बताएंगे, इसको बोलते हैं मोलर हीट कैपेसिटी।
मोलर हीट कैपेसिटी मतलब ऊष्माधारिता, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, Cp/Cv। और एक बात जानिए, गामा का मान अलग अलग गैस के लिए अलग अलग होता है और गामा का मान हवा के लिए, एयर को अंग्रेजी में हवा कहते हैं, ये होता है 1.4। गामा का वैल्यू क्या होता है 1.4। तो क्या बोला, के का वैल्यू क्या होगा, गामा इंटू पी, गामा इंटू पी। तो अब जो वेलोसिटी होगा लेप्लास के अनुसार, लेप्लास के अनुसार क्या होगा वेलोसिटी, के के जगह पे क्या रखना पड़ेगा, गामा पी बाई कितना रो। ये है किसके अनुसार वेलोसिटी, लेप्लास के अनुसार, लेप्लास के अनुसार कौन सा, हाँ क्या होता है, हाँ रुद्धोष्म, रुद्धोष्म, हाँ हाँ एकदम सही है। एडियाबेटिक का हिंदी पता कर लिया, मेरा एक भाई है यहाँ बैठा हुआ, वो बोलता है रुद्धोष्म, ठीक है। इतना गजब का हिंदी है, कैसे आएगा बताइए, थोड़ा सा परेशानी है हिंदी अंग्रेजी में, थोड़ा सा परेशानी है थोड़ा सा। हाँ यहाँ आइए, लेप्लास क्या बोला कि ध्वनि का वेग कितना होगा, ध्वनि का वेग होगा रूट अंडर गामा पी बाई रो, गामा पी बाई रो कितना होगा, रूट अंडर गामा पी बाई रो। अब चलिए इसमें सारा वैल्यू रखते हैं, आइए मेरे साथ थोड़ा सा मेरी मदद करिए और कैलकुलेट करते हैं। भी किसके अनुसार ये भी है, लेप्लास के अनुसार, रूट अंडर गामा कितना बोले हवा के लिए 1.4, मशीन निकाल, मशीन निकाल। पी कितना बोले 1.01 10 के पावर 5 बटा में रो कितना बोल रहे थे 1.29, ये होगा मीटर पर सेकेंड। चलिए 1.4 गुना 1.01 बटा 1.29, 10 इधर कर देंगे, 10 के पावर 4 इधर कर देंगे। तो इसको जब आप सॉल्व किए थे तभी तो पॉइंट उड़ गया था 1.4 और गुना शायद इसको सॉल्व किए थे 2.8 आया था, नहीं 7.8 आया था, चेक करिए। 101 बटा 129 गुना 10 तो 0 कर देते हैं, बाहर निकल जाएगा 10 के पावर 2। इसको सॉल्व करिए, चलिए 7.8, तो 7.8 में 1.4 से मल्टीप्लाई करिए, हाँ 10.92 ये आ गया। 10 का वर्गमूल होगा 3 पॉइंट समथिंग, तो ये होता है 3.4 लगभग मान लिए 3.4 इंटू 10 के पावर 2 मीटर पर सेकेंड। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 340 मीटर पर सेकेंड। ये कौन चीज़ है, ये ध्वनि का वेग है, और वो कौन निकाला, लेप्लास। आप बताइए लेप्लास के अनुसार ध्वनि का वेग कितना आया, लगभग 340 मीटर पर सेकेंड, और ध्वनि का वेग रियल में हवा में कितना मानेंगे 334 या 332 मीटर पर सेकेंड। क्या इसके करीब है कि नहीं है, तो किसको माना जाए, लेप्लास को अच्छा माना जाए या न्यूटन को माना जाए, लेप्लास को अच्छा माना जाए। इसीलिए अगर ये पूछ दिया जाए कि ध्वनि का एग्जैक्ट वेलोसिटी किसने मापा, लेप्लास ने, और सबसे पहले ध्वनि का वेग किसने मापा, न्यूटन ने। न्यूटन ने ध्वनि का वेग आइसोथर्मल मान के मापा, और लेप्लास ने ध्वनि का वेग एडियाबेटिक को हिंदी में क्या बोला था, रुद्धोष्म, पता नहीं सही लिखेंगे गलत, लेकिन ठीक ही होगा, रुद्धोष्म होता है, रुद्धोष्म प्रक्रिया, एडियाबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल का मतलब समतापी। अब हम आप सबसे निवेदन करते हैं, इसको खूब सुंदर से प्यार से नोट करिए। मेरे फिजिक्स को जब प्यार से नहीं किए तो हम तूफान मचा देंगे। कंप्लीट ओके, कितना हो गया 334 मीटर पर सेकेंड। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग कुछ पॉइंट को डिस्कस करेंगे। अब ये पॉइंट क्या होगा जरा समझिए। अब हम लोग पढ़ेंगे इको। सारा मिटा ही देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मिटा देने में कोई दिक्कत नहीं। चलिए हेडिंग दीजिए इको का हिंदी होता है प्रतिध्वनि। अगला हेडिंग दीजिए आप इको का हिंदी क्या होता है, प्रतिध्वनि। इको क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के व्यू से, एग्जामिनेशन 9 10 का नहीं, कंपटीशन का बहुत। इको क्या होता है, इको का यहाँ पे दो फेनोमेना होता है, एक फेनोमेना है इको और एक फेनोमेना यहाँ लिखते हैं, दोनों साथ में पढ़ाएंगे। इसको बोलते हैं
रिवर्बरेशन, इसको हिंदी में कहते हैं अनुरणन। अनुरणन ये है, दो फॉर्मूला है, दो प्रोसेस है, एक है रिवर्बरेशन और एक है प्रतिध्वनि, इको। जैसे आप बात कर रहे हो, हम लोग बोल रहे हैं, तो जब हम लोग बोलते हैं, जब हम लोग इसको खूब सुंदर समझिएगा, इतना बढ़िया से क्वेश्चन घुमा के पूछ देगा ना, बनबो नहीं करेगा। और एक है रिवर्बरेशन, अनुरणन क्या है? बोला जैसे इस रूम में हम बोल रहे हैं, जैसे हम हेलो बोलते हैं, हम हेलो बोल के चुप हो गए, हम हेलो बोल के चुप हो गए, और हेलो बहुत देर तक रूम में चल रहा है। हम हेलो बोल के चुप हो गए और हेलो बहुत देर तक रूम में चल रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। अर्थात जब कोई मूल ध्वनि, मूल मतलब ओरिजिनल, जब कोई मूल ध्वनि, जैसे हम हेलो बोल दिए, हम चुप हो गए, जब कोई मूल ध्वनि या ध्वनि सोर्स ध्वनि उत्पन्न करने के बाद चुप हो जाए, मतलब रुक जाए, जब कोई ध्वनि सोर्स मतलब साउंड सोर्स है जो साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, जब कोई साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस करके बंद हो जाए, साउंड प्रोड्यूस करना बंद कर दे, जब कोई साउंड सोर्स साउंड प्रोड्यूस कर दे और फिर वो बंद हो जाए, साउंड सोर्स बंद हो गया लेकिन उधर साउंड रिपीट हो रहा है, इसी घटना का नाम है रिवर्बरेशन। अर्थात मूल ध्वनि के बंद हो जाने के बाद भी वही ध्वनि बार बार रिपीट हो रहा हो और धीरे धीरे उसका परिमाण घट रहा हो, इस घटना का नाम है रिवर्बरेशन। जल्दी लिख के लॉक करिए फिर से। यदि मूल ध्वनि सोर्स, जो मूल ध्वनि है वो, अगर कोई ध्वनि सोर्स ध्वनि उत्पन्न करने के बाद बंद हो जाए, मतलब मूल ध्वनि निकलना बंद हो जाए, लेकिन फिर भी ध्वनि, वही ध्वनि उस रूम में बार बार सुनाई दे रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसका परिमाण कम हो रहा है, तब उस घटना का नाम क्या है? रिवर्बरेशन। क्या नाम है इसका? रिवर्बरेशन। तो ये है रिवर्बर। लेकिन इको क्या है? इको, जैसे हम हेलो बोले, हेलो गया, किसी चीज़ से टकराया और फिर वापस आया, हम उस हेलो को फिर सुने, फिर हेलो बोले, फिर गया, फिर टकराया, फिर वापस आया, मतलब ओरिजिनल सोर्स जो है वो रिपीट हो रहा है, ओरिजिनल सोर्स जो है वो रिपीट हो रहा है। अब इको क्या है सुनिए, तो इसी घटना को इको कहते हैं। लेकिन इको क्यों होता है उसको समझिए। हमारी, ये मेरा कान है, आपका भी कान होगा इधर ही, सबका कान इधर ही होता है, शक है क्या? ओके, तो क्या है, ये हम लोग का कान है। इस कान पे जैसे आप कुछ बोल दिए, हम सुने, तो मेरे कान पे वो आवाज़ 1/10 सेकेंड तक रुका रहेगा। आप कुछ बोल दिए, हम सुन लिए, तो वो जो साउंड है ना वो कितना देर तक? 1/10 मतलब 0.1 सेकेंड तक मेरे कान पे बना रहेगा। अगर दूसरा चीज़ 0.1 सेकेंड के बाद बोलिएगा तो उस चीज़ को हम अच्छे से सुन पाएंगे, उस चीज़ को हम अच्छे से सुन पाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज़ आप 0.1 सेकेंड के पहले बोल दीजिएगा तो दोनों साउंड एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाता है और इसी घटना को बोलते हैं इको। नहीं समझिएगा? मतलब हमारा जो कान है वो किसी ध्वनि को कितना देर तक रखता है? 0.1 सेकेंड तक। अगर दूसरा ध्वनि 0.1 सेकेंड के पहले पहुंच गया तो वो ध्वनि वहाँ पे जाके कॉन्ट्रास्ट हो जाएगा, वहाँ पे जाके कंबाइन हो जाएगा, मिल जाएगा, और इसी घटना का नाम है प्रतिध्वनि। अर्थात जैसे हम एक ध्वनि बोले, दूसरा ध्वनि बोले, तो वो ध्वनि बार बार मेरे कान पे आके क्या कर रहा है? रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और इसी घटना का नाम क्या है? इको। इको मतलब प्रतिध्वनि। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक ध्वनि सोर्स है, यहाँ पे ध्वनि सोर्स है, ध्वनि निकालने का सोर्स है, और ये ध्वनि गया, ये यहाँ से ध्वनि निकल रहा है, ध्वनि गया, यहाँ पे एक कान भी है, यहाँ से ध्वनि गया और इस ऑब्स्टेकल से टकराया, टकराने के बाद हमारे कान पे पहुँचा। बताइए ये प्रोसेस होने में समय कितना लगना चाहिए? तो समय लगना चाहिए 1/10 सेकेंड, मतलब 0.1 सेकेंड। पहले आप ये लिखिए कि कोई भी ध्वनि हमारे कान पर 0.1 सेकेंड या 1/10 सेकेंड तक बना रहता है। लिख दिए? आइए मेरे साथ, आप देखिए, आपको बताए थे कि 22 डिग्री सेल्सियस ताप पर ध्वनि का वेग कितना होता है? 344 मीटर पर सेकेंड होता है, पर सेकेंड होता है। कितना होता है? 344 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब यहाँ से जो ध्वनि निकला है उसका वेग कितना है? 344 मीटर पर सेकेंड। इसको यहाँ से यहाँ जाने और यहाँ से यहाँ आने में समय कितना लगेगा?
0.1 सेकेंड। मान लेते हैं कि ये दूरी d है, तो फिर ये भी दूरी कितना होगा d, तो टोटल दूरी कितना हो गया, कितना दूरी तय किया ध्वनि, d जाने में और d आने में, तो कुल दूरी कितना हुआ, कुल दूरी कितना हो गया 2d। अब क्या बताए हैं, दूरी बराबर s बराबर फॉर्मूला पढ़े होंगे vt, मतलब दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, चाल गुना समय, समझिए दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुना समय। अब दूरी कितना है आपके पास 2d, चाल कितना है, चाल कितना है 344, समय कितना है 0.1। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2d बराबर हो जाएगा 34.4, तो d बराबर हो जाएगा 34.4/2 मीटर। तो यहाँ से d बराबर हो गया 17.2 मीटर। इस बात को तो सबसे पहले बाबू मोसाए अपने दिमाग में ठूसिए कि इको होने के लिए, इको होने के लिए ऑब्जर्वर मतलब दर्शक और जहाँ से ध्वनि टकराती है वो अपवर्तक परावर्तक सतह, दोनों के बीच का दूरी कितना होना चाहिए 17.2 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं होनी चाहिए। 17 मीटर पर इको होगा, 15 मीटर पर इको होगा, 10 मीटर पर इको होगा, ठीक है। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए 17.2 मीटर होना चाहिए, 17.2 मीटर होना, समझिएगा। इसका मतलब है कि अगर इको सुनना है तो कम से कम दूरी कितना होना चाहिए 17.2 मीटर, 17.2 मीटर, 17.2 मीटर की दूरी पर हम और हमसे 17.2 मीटर की दूरी पर परावर्तक सतह रहेगा, तब हम इको को सुन पाएंगे, तब हम इको को सुन पाएंगे। अब समझिए, अब देखिए होंगे स्कूल सब में बड़ा बड़ा हॉल होता है, उस हॉल में जब बोलेंगे तो आवाज़ अधिक गूंजता है, लेकिन हम अपने घर में बोलते हैं तो आवाज़ कम गूंजता है अपने कमरे में, क्योंकि हम लोगों का जो कमरे का लंबाई होता है वो 17 मीटर की तुलना में बहुत कम होता है, लगभग 2 मीटर या 2.5 मीटर, 2.5 मीटर बाई 2.5 मीटर का, 10 फुट या 12 फुट का हम लोग के यहाँ रूम बनता है, एक रूम, वो इसकी तुलना में बहुत कम है। इसीलिए छोटे रूम में इको उत्पन्न नहीं होता है। अगर रूम का आकार बड़ा हो जाएगा, इससे अधिक हो जाएगा, तब इको को आप क्लियर सुन पाएंगे। इसीलिए बड़े हॉल में इको उत्पन्न होता है, लेकिन छोटे हॉल में इको उत्पन्न नहीं होता है। कंप्लीट। तो ये था इको क्या होता है, उसके बाद समझाए रिवर्बरेशन क्या होता है। ओके, अगला हेडिंग दीजिए। अगला हेडिंग है सोनिक बूम। सोनिक बूम, सोनिक बूम क्या होता है जरा ये समझिए। सोनिक बूम को कहते हैं सोनिक बूम, सोनिक बूम जरा सा हेडिंग दीजिए सोनिक बूम। हेडिंग आप देंगे सोनिक बूम। सबसे पहली बात हम लोग को ये जानना है कि सोनिक बूम में क्या होता है। जैसे आप देखे होंगे कि कोई भी बूम का मतलब होता है एक जोरदार झटके जैसा आवाज़ होना, ठीक। तो सोनिक बूम क्या है, जैसे कोई विमान या कोई फाइटर प्लेन है, ये कोई फाइटर प्लेन है, अगर ये ध्वनि के वेग से अधिक वेग से चलती है, अधिक वेग से चलती है, समझिए ये घटना है सोनिक बूम। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई भी फाइटर प्लेन या जब कोई भी विमान ध्वनि के वेग से अधिक वेग से चलती है तो इससे एक प्रकार का तरंग निकलता है। इस तरंग का नाम है प्रघाती तरंग। क्या नाम है इसका? प्रघाती तरंग। पघाती नहीं, प्रघाती, प्रघाती तरंग। तो वो तरंग इतना खतरनाक होता है, वो इतना खतरनाक होता है कि जब ये तरंग, जैसे हमारा ये घर है, हमारे घर के ऊपर से विमान गुजरा, अगर ये तरंग आकर के हमारे घर पे पड़ेगा, अगर ये जोरदार रहेगा तो ये इस घर को तोड़ सकता है। शीशा के कांच पे पड़ेगा तो शीशा के कांच को तोड़ सकता है, और इसी घटना को बोलते हैं सोनिक बूम। समझ में आ रहा है? इसी को क्या बोलेंगे? सोनिक बूम। अर्थात क्या है कि जब कोई भी फाइटर प्लेन या कोई भी विमान जब बहुत हाई स्पीड से चलती है तो वो प्रघाती तरंगें उत्पन्न करती है। अगर वो प्रघाती तरंगें हमारे बिल्डिंग पर पड़ती है, हमारे खिड़की पे पड़ती है, या किसी भी दूसरे सोर्स पर पड़ती है, अगर उस सोर्स को वो क्षति पहुंचाता है, तो इसी घटना का, ये क्षति पहुंचाने की घटना का नाम क्या है? सोनिक बूम। जल्दी से नोट करेंगे आप, इस घटना को खूब बढ़िया से लिखेंगे। सोनिक बूम को हिंदी में कहते हैं ध्वनि बूम। सोनिक बूम को हिंदी में कहते हैं ध्वनि बूम। जल्दी से नोट करिए।
कंप्लीट। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला हेडिंग दीजिए आप, अगला नोट थर्ड है, अगला हेडिंग देंगे आप। अगला हेडिंग है आपके पास, नोट देंगे, अगला है ध्वनि परास। इसको बोलते हैं साउंड, ऑडिबल साउंड, ऑडिबल साउंड, साउंड अर्थात ध्वनि परास का मतलब हो गया, परास का मतलब रेंज, मतलब कि इंसान कहां से कहां तक के ध्वनि को सुन सकता है। समझिए, ध्वनि को 3 भाग में बांटा गया, सुनने के आधार पर ध्वनि को 3 भाग में, 20 HZ से 20,000 HZ तक का जो ये ध्वनि है, इसको बोलते हैं श्रव्य ध्वनि। श्रव्य ध्वनि मतलब इसको हम लोग सुन सकते हैं, मानव इसको सुन सकता है। इसको जहां 20 HZ से 20,000 HZ तक के ध्वनि को मानव सुन सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? श्रव्य ध्वनि। क्या नाम हुआ इसका? श्रव्य ध्वनि। आप समझिए, इसके बाद मतलब 20,000 HZ के पार, 20,000 HZ के पार जो ध्वनि होता है उसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासोनिक का मतलब होता है पराश्रव्य, पराश्रव्य ध्वनि। क्या बोलते हैं इसको? पराश्रव्य ध्वनि। और जो 20 HZ से कम होता है इसको बोलते हैं हम लोग, ये जो आपका ये क्या हो गया? श्रव्य ध्वनि। और वो क्या हो गया? अल्ट्राश्रव्य मतलब अल्ट्रासोनिक। और इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक ये है इंफ्रासोनिक। इंफ्रासोनिक को बोलते हैं अनुश्रव्य। ये क्या है? अल्ट्रासोनिक, पराश्रव्य। ये है इंफ्रासोनिक मतलब अनुश्रव्य। और ये क्या है? श्रव्य मतलब ये वो ध्वनि है जिसको मानव आसानी से सुन सकता है। इधर के ध्वनि को हम लोग बोलते हैं शोर, इधर को ध्वनि को बोलते हैं फुसफुसाहट। ये शोर है, ये फुसफुसाहट है। इसके बीच का जो ध्वनि है वो हमारे कान के लिए प्रिय है। ठीक, आप सुने होंगे जैसे कि कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया, गेंडा हो गया, एक होता है रात में चलता है चमगादड़, चमगादड़। ये सभी इस इंफ्रासोनिक तरंग को सुन सकता है। किसको? इंफ्रासोनिक तरंग को सुन सकता है। मानव किसको सुनता है? श्रव्य ध्वनि को। बच गया कौन? अल्ट्रासोनिक। ये अल्ट्रासोनिक ध्वनि का एक उपयोग है। इसका हम लोग उपयोग करते हैं, थोड़ा जल्दी में लिखते चलेंगे, इसका हम लोग उपयोग करते हैं सोनार बनाने में। अगला नोट दीजिए, इसका उपयोग आप किस में करते हैं? सोनार बनाने में। सबसे पहले सोनार का पूरा नाम है साउंड। साउंड, SO का मतलब हो गया साउंड, NA का मतलब हो गया नेविगेशन, नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सोनार। ये सोनार का क्या उपयोग है? ये बहुत बड़का चीज नहीं है। मान लीजिए ये समंदर है, इसको बोलते हैं समुद्र का तल। ये सी लेवल है, नीचे दिख रहा है क्या? जो लिख रहे हैं दिख रहा है ना? सी लेवल है। और ये समुद्र का ऊपरी सतह है। और मान लेते हैं कि इस पर एक जहाज चल रहा है, इस पर एक पनिया जहाज चल रहा है। ये पनिया जहाज है, ये पनिया ये चल रहा है। तो यहाँ पे 2 मशीन लगा होता है, एक लगा होता है ये ट्रांसमीटर और एक लगा होता है डिटेक्टर। यहाँ से अल्ट्रासोनिक ध्वनि निकलता है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि निकला, वो जाके समुद्र के तल से टकराएगा और वापस आके यहाँ पे मिलेगा। जब यहाँ आके मिलेगा तो सोनार से ये पता चलेगा कि इस समुद्र की गहराई कितनी है, समुद्र की गहराई कितनी है। इसका मतलब सोनार से क्या मापते हैं? समुद्र की गहराई। सोनार जो है वो एक प्रकार का डिवाइस है, एक प्रकार का ट्रांजिस्टर जैसा है, एक प्रकार का इक्विपमेंट है, जिसके द्वारा जिसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे? शिप में करते हैं, पानी के जहाज में करते हैं। और उससे ये पता लगाते हैं कि किसी भी स्थान पर समुद्र की गहराई कितनी। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बड़ा बड़ा जहाज होता है वो कम पानी में नहीं चलता है। तो जहाँ पे पानी का सतह कम है, इसका मतलब अंदर पत्थर हो सकता है। और आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज के बारे में, इसी घटना के कारण से टाइटैनिक जहाज डूब गया था। तो ये कहानी क्या है? सोनार के द्वारा आप क्या मापते हैं? आप मापते हैं समुद्र की गहराई। चलते हैं आगे। अब हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। अगला हेडिंग नोट दीजिए और उसमें लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। इसको जल्दी से नोट करेंगे।
और हेडिंग देंगे प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। साउंड के पास कुछ प्रॉपर्टी है, साउंड के पास प्रॉपर्टी है, कम से कम 3 प्रॉपर्टी आपको आना चाहिए। देखेंगे ये तीनों प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, अगला हेडिंग क्या है हमारे पास, तो अगला हेडिंग है हमारे पास प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। अगला नोट में लिखिए आप प्रॉपर्टी ऑफ साउंड। प्रॉपर्टी ऑफ साउंड, साउंड के पास कुछ प्रॉपर्टी होता है। सबसे पहला होता है पिच। पिच को बोलते हैं तारत्व। पिच, ये पिच क्या है होता है ये समझिए। पिच होता है जैसे कि अगर कोई बच्चा बोलता है तो उसका आवाज़ बहुत प्यारा होता है, और अगर हम लोग बोलते हैं तो थोड़ा सा, अगर जवान हो जाता है तो उसका आवाज़ थोड़ा सा कड़ा हो जाता है। इसका मतलब है कि पिच के द्वारा आप ये पता लगा पाएंगे किसका ध्वनि मुलायम है और किसका ध्वनि कड़ा है, किसका ध्वनि कोमल है, किसका ध्वनि मोटा है। तो जिसका ध्वनि कोमल होता है उसकी आवृत्ति अधिक होती है, और जिसका ध्वनि मोटा होता है उसकी आवृत्ति कम होती है। अर्थात ये जो तारत्व है वो किससे संबंधित है, आवृत्ति से। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तारत्व का संबंध इनमें से किससे है, किससे है, तारत्व का संबंध इसमें से किससे है, तो तारत्व का संबंध है आवृत्ति के साथ। ओके, तारत्व का संबंध किससे है, तो आवृत्ति के साथ। हम लोग क्या बोले कि तारत्व क्या है कि किसका कौन सा ध्वनि मोटा है और कौन सा ध्वनि पतला है, इस बात को कौन बताता है, तो इस बात को बताता है तारत्व। ओके, नेक्स्ट दूसरा हेडिंग देंगे। उसके बाद दूसरा टर्म है लाउडनेस। लाउडनेस, इसको बोलते हैं हम लोग आयाम। आयाम, लाउडनेस। लाउडनेस का मतलब किसका आवाज़ तेज है और किसका आवाज़ कमज़ोर है। तो लाउड, जैसे कि आप एक ध्वनि बोल रहे हैं और आपका ध्वनि ये है, एक ध्वनि हम बोले, मेरा ध्वनि ये है, क्या है दोनों में अंतर, आपके ध्वनि का आयाम अधिक है और मेरे ध्वनि का आयाम कम है। तो लाउडनेस का मतलब का संबंध किससे होता है, आयाम से। लाउडनेस का संबंध किससे है, आयाम के साथ। लाउडनेस का मतलब किसका ध्वनि कितना प्रबल है, किसका ध्वनि कितना प्रबल है, किसका ध्वनि कितना प्रबल है, उसका संबंध किससे है, आयाम के साथ। तीसरा जो है वो है टिम्बर। टिम्बर का मतलब होता है, टिम्बर का मतलब होता है कि आप ये दो ध्वनि को कैसे तुलना करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि एक ध्वनि हम निकाले और मेरी जैसा सेम ध्वनि एक दूसरा आदमी निकाल रहा है, तो दोनों ध्वनि को अंतर आप कैसे करेंगे, आप इसी प्रोसेस के द्वारा करेंगे, उसको बोलते हैं टिम्बर। मतलब टिम्बर के द्वारा दो ध्वनि के टोन को, टोन मतलब स्वर, स्वर में अंतर किया जाता है। तो तारत्व का संबंध किससे है, आवृत्ति से। लाउडनेस का संबंध किससे है, आयाम से। ओके, और तारत्व वो जो बताए अभी, क्या बताए, ओके, क्विकली नोट करेंगे तो हम लोग क्या देखें कि पिच का संबंध किससे है, आवृत्ति से। लाउडनेस का संबंध किससे है, आयाम से। और टिम्बर का संबंध किससे है, अगर सेम ही प्रकार का ध्वनि हो तो उसको अलग अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, आप यूज करते हैं क्या, टिम्बर। ओके, और हमें ये बताना था कि ध्वनि को आज हम यहाँ पे लॉक करते हैं, और आपसे ये निवेदन करते हैं कि ध्वनि का हमने 2 लेक्चर आपको दिया है, दोनों को बार बार नोट्स अच्छे से बनाएंगे, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, और इससे अधिक ध्वनि से क्वेश्चन ना तो बना है ना तो बनेगा। अगर किसी सवाल में दिक्कत हो, आप सवाल करते हो, कोई दिक्कत होती है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर, इस व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन को भेज सकते हैं, या हमसे बात करके उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।